नमस्कार। आज का सेशन फिर से जो है हमारा ये वंडरफुल सेशन मीना जी ने एग्री हो गए और वो है डाइट के ऊपर, होलिस्टिक हेल्थ थ्रू डाइट। मीना जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है अभी। वी ऑल नो मीना जी वेरी वेल। आज का हमारा सब्जेक्ट है डाइट। बहुत सारे मिसकंसेप्ट हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं। एक ग्रुप ऐसा है बोलता है कच्चा खाओ, एक ग्रुप ऐसा है जो कहता है कच्चा बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं, ये दुविधा हो जाती है। तो आज इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने हूँ। कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि खाने में कौन से फूड में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। 6 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स आर देयर। बॉडी के अंदर फूड की एंट्री होती है तो हमको 6 ये चीजें बॉडी को जरूरी होती है। इनमें से बॉडी अपने पोषक तत्वों को ले लेता है। सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स किस किस में होता है, जैसे सारे अनाज, व्हीट, गेहूं, चावल बोलिए, मकई बोलिए, मेज जिसको बोलते हैं, जितने टाइप के अन्न आते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स की थोड़ी मात्रा या ज्यादा मात्रा होती है। कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। आजकल बहुत फैशन आया है कि सिर्फ प्रोटीन डाइट लेनी, सिर्फ प्रोटीन लेने से काम नहीं चलता है, बॉडी को और भी चीज़ों की ज़रूरत रहती है और बिना कार्बोहाइड्रेट्स के एनर्जी नहीं रहती है। हमारा शरीर 5 कोशों से बना हुआ है, तो उसमें अन्नमय कोश भी एक कोश है। तो अन्न भी कुछ हद तक बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। सेकंड नंबर पे आता है प्रोटीन। प्रोटीन किस में होता है? सारे पल्सेस, दालें, छोले, राजमा, मटर, काले चने, तुअर की दाल हुई, चने की दाल हुई, इस तरह से जो भी पल्सेस होंगे सारे उनके अंदर प्रोटीन आ जाएगा। और डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रोटीन होता है। पीनट्स, मूंगफली। सब प्योर वेजिटेरियन है, इसलिए हम नॉनवेज की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि उसमें है या नहीं है। तो दालें और मिल्क, दूध और दूध के सारे प्रोडक्ट्स में थोड़ा बहुत प्रोटीन की मात्रा रहती है। डेयरी प्रोडक्ट्स जिसे बोलते हैं। उसके बाद फैट यानी चर्बी। फैट का कंपोनेंट आता है। फैट यानी चर्बी हमारे शरीर के लिए यह भी बहुत जरूरी है। कई लोग बोलते हैं ऑयल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ मात्रा के अंदर फैट भी चाहिए, क्योंकि विटामिन ए, डी, ई, के का एब्सॉर्प्शन सिर्फ फैट की प्रेजेंट में ही होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो फैट भी किसी हद तक बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है विटामिन। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, बी के भी बहुत सारे वेराइटीज हैं। B6, B12, इस तरह से B17। तो ये जो विटामिन हैं इसकी भी हमको बहुत बॉडी को जरूरत होती है। कई लोग विटामिन के कैप्सूल लेते हैं। अभी तो 40 एज हो गया तो ये सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। बिल्कुल भी सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बाहर से सप्लीमेंट्स लेंगे तो आप रूट पे काम नहीं कर रहे हैं, आप पत्तों को पानी दे रहे हैं। तो पत्ते आप काटे, पत्तों को पानी दोगे तो उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जड़ को पानी देना है, इसलिए वो मैं आगे चल के सब बताऊंगी किस तरह से करना है ये। तो विटामिन हो गए, उसके बाद आएंगे मिनरल्स। आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, कॉपर, सोडियम, आयोडीन इत्यादि। उसके बाद आता है वाटर यानी पानी।
जो हम खाना खाते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स को निकालने के लिए और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए पानी का यूज़ होता है। वापस कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर लौटेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स कितने लेनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा चलने के ऊपर, मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका वर्कआउट कितना है। अगर आपका वर्कआउट ज़्यादा है तो अगर आप फिर आधी रोटी खाते हो, एक रोटी खाते हो तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स लेने पड़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत सारी वेराइटीज हैं, सिर्फ अन्न नहीं है। आलू में भी कार्बोहाइड्रेट्स है कुछ मात्रा में, स्वीट पोटैटो में भी है। तो ये भी अगर हम लेंगे तो हमारी कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा पूरी हो जाएगी। अब प्रोटीन है, प्रोटीन के बगैर काम नहीं चलता ऐसा लोग बोलते हैं। और कई लोग, एक ऐसा ग्रुप है जो प्रोटीन के ऊपर ही डिपेंड है। वेट लॉस करना है तो प्रोटीन के प्रोडक्ट्स लेने हैं, प्रोटीन के शेक पीने हैं, तब जाके वेट लॉस होगा। प्रोटीन भी उसको बॉडी के लिए प्रोटीन को पचाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आपका वर्कआउट नहीं है बराबर तो प्रोटीन कैसे पचेगा। प्रोटीन को पचाने के लिए किडनी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर वर्कआउट नहीं है, पानी भी उतना ज़्यादा नहीं पियो, आप पानी बराबर मात्रा में नहीं पीते हैं तो प्रोटीन को पचाना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना किडनी के लिए बहुत बड़ा मैटर होता है। और बाहर से प्रोटीन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है, वह बॉडी को नुकसान ही करता है। प्रोटीन कुछ एज के बाद बिल्कुल भी ज़रूर नहीं है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसको प्रोटीन का काम क्या है? ग्रोथ का। तो ना हमको बाल ज़्यादा लंबे करने हैं, ना नाखून बढ़ानी है, ना बॉडी बढ़ानी है। तो प्रोटीन की हमको जो लिमिटेड ज़रूरत है वो बाकी सब चीज़ों में मिल जाती है। जैसे हम रोटी खाते हैं, गेहूं है, उसके अंदर कुछ मात्रा में प्रोटीन भी, और कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। या हम जो दालें खाते हैं, कभी कभार हफ्ते में 2 बार 4 बार जो आ जाती है उसके अंदर भी होता है, जो मटर, मशरूम, मार्केट में अवेलेबल है, तो उसमें भी कुछ हद तक प्रोटीन रहता है। तो ये चीजें हमको इन चीजों में मिल जाती है। जैसे नट्स हैं बहुत सारे, जैसे आलमंड्स हैं, उसके अंदर प्रोटीन आ जाता है। मशरूम है, उसके अंदर प्रोटीन आ जाता है। तो उसके लिए सिर्फ पल्सेस के ऊपर डिपेंड रहना, खाने से ज्यादा खाने से, कई लोगों का रात का रूटीन यही है कि दाल राइस ही खाते हैं और बोलते हैं सबसे हल्का फूड यही है। अगर बॉडी में एक्सेस प्रोटीन यानी प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है तो फिर वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है और फिर हमको गाउट जैसी बीमारियां लागू पड़ती है। जितना हो सके प्रोटीन की मात्रा कम लें। जैसे आपको दाल बनानी है तो दाल बनाने के लिए आप थोड़ी सी दाल लेंगे, कटोरा भर काफी है। उसमें आप बाकी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, आलू जैसे हो गया, प्याज हो गया, फ्रेंच बीन हो गई, कैप्सिकम हो गया, दूधी हो गई, लौकी जिसको आप बोलते हैं, सूरन हो गया, जिमीकंद जिसको बोलते हैं। ये सब यूज करके जैसे एक सांबर बन गया, फिर आप ग्राइंड कर देंगे तो पूरी सारी सब्जियां उसके अंदर मेल्ट हो जाएगी और सिर्फ दाल आपके बॉडी में नहीं जाएगी, इसके साथ सब्जियां भी जाएगी। फिर इसके बाद आता है फैट। अभी फैट के ऊपर भी बहुत सारे कंफ्यूजन है कि कौन सा ऑयल खाना चाहिए। सबसे अच्छा ऑयल क्या है, कौन सा है? सनफ्लावर ऑयल बोलते हैं, फॉर्चून बोलते हैं, ब्राउन राइस ऑयल। उसका भी जो छिलका है उसका भी एक ऑयल बनता है, उसको भी बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन ये सब जो ऑयल है उनको रिफाइन करने के टाइम सारा फैट कंटेंट बाहर निकल जाता है। बेस्ट ऑयल जो है वो तिल का ऑयल बेस्ट माना जाता है, वो भी छिलके वाले, स्किन वाले तिल। उसका जो भी आप ऑयल निकालते हैं तो उसके अंदर सारे पोषक तत्व हैं, आपको बाहर से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसलिए जो लोग तिल का ऑयल खाते हैं उनकी जो हेल्थ है वो हमेशा बढ़िया रहती है। लेकिन आज के जमाने में ये भी पॉसिबल चीजें नहीं है, क्योंकि तिल में बहुत ज्यादा गर्मी है और हमारे वेदर के हिसाब से तिल का तेल बहुत गर्म होता है। जैसी बीमारियां भी पाई गई है। एक्सेस लेडीज में ब्लीडिंग का प्रॉब्लम पाया गया है,
और मुंह में छाले भी पाए गए हैं। तो क्या सही है क्या गलत है, सिर्फ उसको देख के हम नहीं चलेंगे। फिर वो मिनरल्स का भी मैंने बता दिया कि ये सब चीजें जो आयोडीन है, सबसे पहले नंबर पे मिनरल पे ये मैं लूंगी। आयोडीन वाला हम नमक खाते हैं, किसी कंपनी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, हमको सिंपल सॉल्ट खाना चाहिए। आयोडीन जो है लीफी, डार्क लीफी वेजिटेबल जैसे मेथी है, पुदीना है, इसके अंदर पालक है, इसके अंदर अच्छी मात्रा में अवेलेबल रहता है। हमको उसके लिए बाहर के आयोडीन का नमक खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितनी मात्रा में आयोडीन की आवश्यकता है वह इन सब्जियों के इस्तेमाल से हमारे शरीर को मिल जाती है। अगर हम एक्स्ट्रा आयोडीन वाली चीज़ें खाते हैं उसका प्रमाण बढ़ जाता है। के नमक ज्यादा जाने से फिर गोइटर और ये जो थायराइड है उसकी बीमारियां हो जाते हैं। ऑयल को, ये साल्ट को रिप्लेस कर दें तो आपको बहुत ही शरीर के अंदर परिवर्तन होते हुए दिखाई देते हैं। तो साल्ट में आयोडीन ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम होगा, अगर साल्ट नॉर्मल है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर उसके बाद ये जिंक और फास्फोरस ये सब भी चीजें आती है। ये जो हम डेली के रूटीन की जो चीजें खाते हैं उनमें से हमको अच्छी तरह से नट्स है उसमें से मिलती है। और जैसे सीड्स आते हैं, बीज आते हैं, जैसे वाटरमेलन के होते हैं, पम्पकिन सीड, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड इत्यादि। इन सभी में न्यूट्रिएंट्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। बाहर से कोई भी सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आऊंगी वाटर के ऊपर। वाटर की जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सभी ने अपनी अपनी समझ के अनुसार अलग अलग कॉन्सेप्ट बनाए हैं। में जो मिडिल मैन है, जो आम पब्लिक है, उसको बहुत मार पड़ गई है, क्योंकि वो बेचारे यूट्यूब देख देख के सब नुस्खे आजमाते हैं और अपने से ही लागू करते हैं कि ये भी मैं करूं, ये भी मैं करूं, मुझे इसमें फायदा होगा, मुझे उसमें फायदा होगा। सब अपने ऊपर ही आजमाने की कोशिश करते हैं। अब पानी कौन सा पीना चाहिए, फिल्टर्ड पानी या आरओ का पानी? कोई भी पानी पीने की जरूरत नहीं है। पानी जो डायरेक्ट नल से यानी टैप से आता है, पानी जो आएगा आपके पॉट में डायरेक्ट जाएगा। वो पॉट में ऐसे मेडिसिनल वैल्यूज हैं जो आपके उसमें कंटेंट रखे हैं उसमें पॉट में, कुदरत ने मिट्टी में, जो आपके सारे प्रॉपर्टीज को बैलेंस कर देगा और आपका पानी पीएच से बढ़ जाएगा। आपको कुछ भी बाहर से करने की, उसमें डालने की जरूरत नहीं रहती है। पानी गर्म पीना चाहिए, ठंडा पीना चाहिए, नॉर्मल पीना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के अंदर। गर्म पानी पीने से जो पानी के अंदर सारे मिनरल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। आरओ का पानी पीने से भी ऐसा ही होता है, खास करके विटामिन B12 जो वाटर सोल्यूबल है वह तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है। इसलिए पहले के जमाने में कभी भी आपने B12 का डेफिशिएंसी सुना भी नहीं होगा, जो आजकल आम होता जा रहा है कि B12 का इतना बड़ा डेफिशिएंसी है। B12 के लिए अभी बात आई है तो मैं एक चीज बहुत बढ़िया आपको बताऊंगी। अगर आपको B12 की डेफिशिएंसी है तो आप घर में ही उसका इलाज कर सकते हैं। आप रात को जो चावल राइस बनाते हैं वो थोड़े से ज्यादा बना दीजिए और एक कटोरे में वो राइस को निकाल दीजिए और उसके अंदर आप जो कर्ड होती है 1 चम्मच दही अच्छी तरह से चावल में मिक्स करके फ्रिज में रख दें। सुबह में उठ के वो बाहर निकाल दीजिए रूम टेम्परेचर पे, जब तक वो आ जाए उसमें राई का शौक लगा के, तड़का लगा के, और आप 2 या 3-4 स्पून खाएंगे तो आपका B12 कुछ ही दिनों में एकदम परफेक्ट हो जाएगा। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं जिनका B12 कम रहता था और मुंह में छाले तो ठीक होने के नाम ही नहीं लेते थे, और ये करने मात्र से उनको बहुत फायदा हो गया। तो जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी। सबको फायदा मिलना बहुत जरूरी है। आरओ का पानी भी इसलिए ही नहीं पीना चाहिए। पानी में जो मिनरल्स हैं वो सब बाहर चले जाते हैं। फिर आपका जो सेल्स बॉय आता है, सेल्समैन आता है, वो बोलता है देखो देखो
आपके इसमें से कितनी मिट्टी निकलती है, वो मिट्टी नहीं होती है, दरअसल मिनरल्स होते हैं, वो सारे बाहर चले जाते हैं। मिट्टी निकालनी हो तो वो तो डस्ट निकालनी हो, सिर्फ पानी को छानने मात्रा भर से भी ऐसा सब हो जाता है। उसके बाद लास्ट वाटर गर्म पीना चाहिए कि ठंडा? पानी हमेशा नॉर्मल ही पीना चाहिए। अगर आप ठंडा पानी फ्रिज का पीते हैं तो आपको नुकसान होता है, और अगर आप चिल्ड वाटर पीते हैं तो भी नुकसान होता है। अब हम आएंगे खाने के ऊपर, खाना कैसे खाना चाहिए। मैं योगा का कोर्स जिस इंस्टीट्यूट से की हुई हूँ उसका नाम है शिवानंद। बिहार में जो एक स्कूल है उनके डिसाइपल का है, यहाँ पे भी उनके डिसाइपल शिवानंद जी महाराज के डिसाइपल हुए चिदानंद जी महाराज, चिदानंद जी महाराज के डिसाइपल है अध्यात्मानंद जी महाराज। तो वहां मैंने पढ़ी तो वहां पे फूड के 21 रूल्स बनाए गए थे जो शिवानंद जी महाराज ने खुद अपने बुक्स में लिखे हैं। खाना कौन सा खाना चाहिए उसमें हम जाएंगे तो इतनी डिटेल है कि हम इस वक्त उसको हम एडॉप्ट कर पाए, ये किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं यहाँ सिर्फ और मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी जो अपने पेशेंट्स के ऊपर भी मैंने अप्लाई किए हैं और मुझे बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स मिले हैं। सबसे पहले खाना हम कब खाएंगे? एक ग्रुप आता है कि सुबह में जब पेट का टाइम होता है, स्टमक का टाइम होता है, TCM के अकॉर्डिंग उस टाइम खाना खा लेना चाहिए। वाघभट्टी जी भी बोलते हैं कि सुबह सूरज बहुत चरम सीमा पे होता है, इसलिए हमारा डाइजेशन फास्ट होता है और खाना चाहिए। जो जिसको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये इसमें से अडॉप्ट किया है जब आपको भूख लगती है खाना तभी खाना चाहिए, क्योंकि उसी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है और हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी एनीथिंग, वो डाइजेस्ट हो जाती है, अदरवाइज वो डाइजेस्ट नहीं होती है। खाना हम इसलिए तो खाते हैं कि उसमें से ब्लड बने, उसमें से पोषक तत्व मिले, और इन सब चीजों के बगैर अगर हम ऐसे ही खाना खाएंगे का कोई यूज नहीं होता है। तो जब हमको जब भूख लगेगी तभी खाना खाएंगे। सेकंड नंबर पे आता है जब हम खाना खाएंगे तो सिर्फ खाना और हम, दो चीजों के बीच में तीसरी चीज कोई भी नहीं आएगी। खाने को चबा चबा के खाएंगे हम लोग। खाना इस तरह से चबाएंगे जैसे मुंह के अंदर पेस्ट बन जाए एकदम से। और खाने को चबाना दांत की एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। अगर आप चाहते हैं आपके दांत कभी हिले नहीं, अभी तो छोटी छोटी एज में भी सब डेंचर लोग चेंज करवा के आ रहे हैं, दांत में बहुत प्रॉब्लम्स हो गए हैं। तो दांत में अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो तो उसकी वजह से आपको खाना चबाना पड़ेगा। मेरे पास अभी एक डेंटिस्ट भी आते हैं, उनसे मैं बातचीत करती रहती हूँ, तो मेरा ये सब्जेक्ट है जैसे जानना, जानकारियां देना। तो वो मुझे बताते हैं कि दीदी अभी का जो समय आएगा कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद, जैसे अभी 32 टीथ होते हैं, बहुत सारे लोगों में 30 भी होते हैं, तो आगे चल के ऐसा भी टाइम आएगा 20-80 टीथ रहेंगे। ये सब काम क्योंकि हम उनका इस्तेमाल नहीं करते। विजडम जो टूथ आता है वो भी कई लोगों का अभी बेकारी साबित होता है और डॉक्टर्स उसको निकाल देते हैं। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। तो फिर हम खाना कब खाएंगे? जब भूख लगेगी, और बिल्कुल च्यू करके खाएंगे, पेस्ट पेस्ट बन जाएगा। कई बुक्स के अंदर तो इतना अच्छा बताते हैं कि कम से कम 32 टाइम्स खाने को चबा कर खाइए। 32 टाइम्स नहीं, एटलीस्ट 15-20 बार तो आप काउंट करके चबाएंगे, फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। या आप एक काम ये कर सकते हैं, आधा घंटा आप क्लॉक में टाइम देख के बैठ जाइए, खाना खाइए चबा चबा के। आधे घंटे से ज्यादा लगना चाहिए, कम नहीं लगना चाहिए। कई लोगों को हम पूछते हैं खाना कितनी देर में खाते हो, खाना खाने में कितनी देर लगती है, तो बोले बस 2 मिनट में हम खा लेते हैं। तो वो कुछ भी नहीं करते हैं, अपने पेट में खाने को खाली फेंक देते हैं। जब भी आप खाना खाएंगे तो आपका पूरा ध्यान खाने के ऊपर ही होना चाहिए। खाना और आप, नहीं आपको कुछ पढ़ना है, ना किसी से बात करनी है, ना फ़ोन पे बात करनी है,
ना आपको टीवी देखनी है और ना न्यूज़पेपर पढ़ना है और ना ही किसी भी चीज़ को दिमाग के अंदर सोचना है। सिर्फ आपको खाने के ऊपर ध्यान देना है और मस्त होके खाना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमने पेट के अंदर क्या डाला हमको पता नहीं चलेगा। और हमारा ब्रेन, जितना हम अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं ना, हमारा ब्रेन इतना इंटेलिजेंट नहीं है। वो एक टाइम में एक ही काम करता है, क्योंकि उसको बॉडी चलानी है, उसको इतने सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल है, तो उसको सारी चीजों को मॉनिटर करना है। तो वो एक टाइम में एक ही काम करता है, या पेट को, स्टमक को, लीवर को, सभी ऑर्गेन्स को, या क्या करेगा वो, या फिर आप जो पढ़ाई करते हो तो वो कुछ भी नहीं करेगा, पढ़ने में आपके साथ जुड़ जाएगा, ब्रेन भी उसमें यूज होगा। तो फिर अगर आप ब्रेन को साथ में ले गए, अगर घर में कोई खाना बनाता है उसको ही आप ले जाओ अपने साथ में, तो घर में खाना कौन बनाएगा? Who will cook the food? ब्रेन को तो आप दूसरे कामों में लगा चुके, तो अब क्या होगा? तो स्टमक को ऑर्डर पास नहीं हुआ, कमांड नहीं आया है कि तू भाई खाना हजम कर, खाना पचाने की प्रक्रिया शुरू कर। तो स्टमक फिर लीवर को पूछेगा, फिर स्प्लीन को पूछेगा। इस तरह से किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो स्टमक क्या करेगा? पूरा खाना बाहर फेंक देगा। आपने कई लोग देखे होंगे, उन्हें उल्टी हो जाती है या फिर उन्हें स्टूल पास करने के लिए तुरंत जाना पड़ता है। क्या स्टमक क्या करेगा? फूड को बाहर फेंक देगा, उसमें से पोषक तत्व कुछ भी नहीं बनेंगे। ऐसे ही हम कितना भी खाना खाते हैं, और ऐसा ही कई लोगों के साथ होता है। डाइजेशन प्रॉब्लम सब बहुत सारे लोगों को हो जाती है। जब फूड अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा ही नहीं, तो फिर उसमें से न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे, कैसे बनेंगे? तो फिर जो खाना हमने खाया, वो चबा के खाया है, तो उसमें से जो पेट है उसके अंदर ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर कुछ भी नहीं है। तो हम अगर खाना चबाएंगे नहीं और ऐसे ही फेंक देंगे, तो अभी जूसर में हम लोग क्या बनाते हैं? जिन चीजों का हमको जूस निकालना है वही बनता है, वही उसके अंदर अप्लाई करते हैं हम चीजें। उन्हीं चीजों से, जैसे गाजर है, बीट है, वो जूसर में जाएगी। और कई चीजें ऐसी है जैसे सूखे मसाले हैं, उनको पीसना हो तो उनका जार अलग से आता है। अगर हम सब चीजें सारी अंदर फेंक देंगे पेट के अंदर, तो उनको कुछ पता नहीं चलेगा। अब फूड के अंदर कैटेगरी आती है कि कौन से फूड को कितनी मार्क्स दी गई है, कौन सा फूड ज़्यादा अच्छा है, कौन से फूड में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और कौन सा फूड हमें ज़्यादा खाना चाहिए हेल्थ के लिए। तो सबसे पहले जो फूड आता है वो स्प्राउट आता है। स्प्राउट को 100 में से 100 मार्क्स दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि स्प्राउट के अंदर फुल प्राण एनर्जी है। फूड हम किस लिए खाते हैं? हमको एनर्जी मिले, एनर्जी यानी प्राण। तो जो स्प्राउट फूड है उसको 100% मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन यह भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही खाना चाहिए। हम रोज कटोरा भर के खाएंगे तो उसमें से क्या होगा? उसमें से गैस बनेगा। और जिन लोगों को प्रकृति जो वात दोष से ग्रस्त हैं, जो लोग वात दोष, वात पित्त कफ, ये 3 दोष होते हैं। तो जिस व्यक्ति का वात दोष प्रोमिनेंट है बॉडी के अंदर, यानी जिनका वात ज्यादा बनता है, वाव ज्यादा बनता है, तो उनको बॉडी में पेन हो जाएंगे। उनको ये पल्सेस और ये सब जो चीजें जिसमें से वाव बनता है वह नहीं खानी चाहिए। जैसे आलू हो गया, फिर बहुत सारे पल्सेस आ गए, सारे ही पल्सेस आएंगे। तो बहुत सारी ये चीजें आती है उसके अंदर कि, और जो ठंडी चीजें हैं सारी फ्रिज की स्टोर की हुई चीज, बासा रखा हुआ खाना, जैसे ब्रेड हुआ, बटर हुआ, ये सब, ये चीजें वात प्रकृति वाले लोगों को बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। रात का सुबह में, सुबह का रात में, उसमें से भी सर प्रॉब्लम रहता है, तो उनको स्प्राउट कॉन्स्टिपेशन करेंगे। तो स्प्राउट अभी 100 में से 100 मार्क्स हैं, उसको तो कैसे हम यूज करें? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे टमाटर है, काकड़ी है, बीट है, काकड़ी यानी कुकुम्बर, इन खीरा है,
इन सभी चीजों को हम पतला पतला कटिंग करके और क्या करेंगे, छोटा सा स्पून, बहुत स्मॉल स्पून, टी स्पून जिसको बोला जाता है, ये ऑयल का हम डालेंगे, डाल देंगे, और हींग। फिर उसके बाद ये सब चीजें उसके अंदर, थोड़े से स्प्राउट और सारे कच्चे जो भी हमने सलाद के तौर पे यूज करने हैं वो उसमें डाल देंगे और 5 मिनट सौटे करके और निकाल देंगे, घुमा के, सिम पे, फास्ट पे नहीं। और फिर हम ये खाएंगे तो हमको कभी भी गैस नहीं होगी। तो ये हो गया स्प्राउट को 100 में से 100 मार्क्स हैं। उसके बाद फ्रूट्स आते हैं, फ्रेश फ्रूट्स, रखे हुए नहीं। फिर वेजिटेबल भी फ्रेश, उस वो भी रखी हुई नहीं, अच्छी तरह से वॉश करने की। आजकल तो सभी में यूरिया आ रहा है, अमोनिया से सारी चीजें बन के आती है। तो उसके लिए क्या करने का, सोडा बाइकार्ब चुटकी भर टब में, बहुत बड़े टब में पानी भर दें, उसके अंदर थोड़ी सी सोडा बाइकार्ब और साल्ट ऐड कर दें। लीफी वेजिटेबल्स यानी पत्तेदार सब्जियां, अगर वह सब्जियां हैं तो वह आपको सिर्फ 5-7 मिनट के लिए ही पानी के अंदर रखनी होगी, नहीं तो वह बिल्कुल भीग जाएगी और वह मुरझा जाएगी, वह यूज़ करने लायक नहीं रहेगी। और जब यूज़ करनी है तो मार्केट से ख़रीद के धोकर और यूज़ करें, उन्हें रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आलू है, आलू को आप 8 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, टमाटर को स्टोर कर सकते हैं, आप धोकर और अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। नमक और सोडा बाइकार्ब के साथ काफी हद तक सारे जर्म्स और जो यूरिया और इनका होता है वो सब निकल जाता है। उसके बाद आता है कुक्ड फूड। कुक्ड फूड को 50% मार्क्स हैं, उसको 100% मार्क नहीं है। और वो भी अगर आप खुले बर्तन में बनाते हैं तो वो पूरा सब निकल जाता है। बंद कुकर के अंदर बनाते हैं या विसिल नहीं दिलवाते हैं, विसिल भरे फिर सिम कर दो आप, तो उसमें से सारे पोषक तत्व रह जाते हैं, नहीं तो बाहर निकल जाते हैं। तो अभी हमारी जो लाइफ है वो बहुत फास्ट है, इसमें हम क्या करें, थोड़ा थोड़ा इन चीजों को ध्यान देंगे। ऑयल भी आप जो खाते हो, जैसे मूंगफली का ऑयल यानी पीनट ऑयल, कच्ची धानी का ऑयल, इस तौर पे देखा जाए तो, क्योंकि राइस ब्राउन ऑयल देखेंगे, सनफ्लावर सफोला ये देखेंगे तो इसमें फैट का कंटेंट हटाया गया है। तो फैट भी हमारी बॉडी को जरूरी है। तो सारी चीजों के अंदर पर पर्सन को एक दिन में 1 टीस्पून से ज्यादा ऑयल की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेचुरल ऑयल आप कहाँ से लेंगे, नट से ले सकते हैं, सीड से ले सकते हैं। मूंगफली है जैसे, इसमें बहुत ज्यादा ऑयल होता है, कैलोरी भी होती है, प्रोटीन भी होता है, बहुत सारी चीजों में फायदा है। मैं भी खाऊं, मेरे को भी फायदा हो, ऐसा मत करिएगा। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मेरे पास अभी एक किडनी फेल्योर का पेशेंट आया था, जिसका किडनी डायबिटीज और बीपी तो है ही उसको, लेकिन मेन कारण ये पीनट खाना है। शाम को 4 बजे उसको बहुत भूख लगती थी, वो डब्बा भर के पीनट खा लेता था रोस्टेड। और वो प्रोटीन इतना है, मैंने तो उनको नहीं बोला, मैंने तो बाद में उनको, मेरे से जब मिलने आई तो मैंने उनको ये नतीजा निकाल के दिया कि वो तो ठीक है, डायबिटीज की इंसुलिन लेते, उसकी वजह से किडनी पे इफेक्ट आया। लेकिन यह भी एक उसमें से कारण था कि उन्होंने इसका पीनट का बहुत ज़्यादा अति सेवन किया था। हर चीज़ एक मॉडरेशन में सही रहती है। जैसे एक दिन में आपने फिर मूंग भी खा लिए हैं, तो उस दिन आप नट्स को नहीं खाएं, अवॉइड करें, आलमंड को अवॉइड करें। आपने आलमंड भी खाए, दाल भी खाई, फिर राजमा भी खाया, फिर रात को बाहर चले गए तो आपने आइसक्रीम भी खा ली, आपने मिल्क शेक भी पी लिया, तो प्रोटीन हद से ज्यादा आपके बॉडी के अंदर आ गया एक दिन में। जितनी मात्रा है उतना ही खाना है, उससे ज्यादा खाने की कोशिश ना करें आप। और अगर आपको खाना भी है, आप खाने के बहुत शौकीन हो, तो फिर 2 घंटे रोज एक्सरसाइज करिए, कूटिए अपने हड्डियों को, तोड़े अपने शरीर को, फिर जाके सब चीजें बैलेंस में होगी। अदरवाइज आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप सिंपल वज्रासन में बैठेंगे और आप वायु मुद्रा लगा के बैठेंगे तो आपका खाना पूरा हजम हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। एकमात्र यही मुद्रा एक ऐसी है वंडरफुल, जो आप वज्रासन में बैठ के और ये लगाएंगे खाना खाने के बाद, तो आपका वायु दोष है वो एकदम बैलेंस में आ जाएगा।
अब वज्रासन किसको, यूं तो मेरा सब्जेक्ट डाइट का है, पर जो चीजें जानकारियां देना जरूरी है वो मैं जरूर दूंगी। वज्रासन में किन लोगों को बैठना है, किन लोगों को नहीं बैठना है, इसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों के बम्स ज्यादा है, नीचे का पोर्शन बहुत इनलार्ज है, घुटनों में पेन है और स्पाइन में भी बहुत ज्यादा पेन है, एक जगह ज्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं, उन सभी को वज्रासन में नहीं बैठना है। अभी नी पेन जस्ट स्टार्ट हुआ है तो भी नहीं बैठना है आपको। नी पेन को ठीक करिए, फिर आप बैठ सकते हो। लोग एक एक दो दो घंटा वज्रासन में बैठे रहते हैं। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिली थी, उनको मैंने पूछा था कि ये वज्रासन तो सभी लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है, तो बोले कि मैडम नहीं अच्छा है ये, हम कैसे बोलेंगे कि आप एलोपैथी डॉक्टर हो इसलिए बोलते हो, क्योंकि वो बैठ बैठ के ब्लड भी तो जम जाता है, एक एक दो दो घंटा इसमें बैठे रहते हैं। खाना खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट बैठने मात्र से पूरा खाना हजम हो जाएगा आपका। वायु मुद्रा लगाएंगे, हजम हो जाएगा। खाना खाने के बाद पानी कभी भी ना पिए, खाने के बीच में पानी नहीं पीना है। खाने के पहले अगर आपको पानी पीना है तो आपको खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले पानी पीना चाहिए, अगर प्यास लगती है तो। खाना खाने से पहले जो पानी पीता है वो योगी होता है, जो बीच में पीता है वह भोगी होता है और जो बाद में पीता है वह रोगी होता है। अब ये कैटेगरी आप खुद डिसाइड करें, योगी हैं आप, भोगी हैं या रोगी हैं, आपको पता चल जाएगा। पानी खाने के बीच में क्यों नहीं पीना चाहिए, पहले क्यों नहीं पीना चाहिए? आपको भूख लगी है और आपने 1 गिलास पानी का पी लिया तो आपकी भूख मर गई। आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो उसकी तरफ, पानी की तरफ, पानी को पचाने की तरफ चला गया। तो अब आप जो खाना खाएंगे उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं रहेगा, प्रेजेंट नहीं है, तो खाने का डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगा। फिर अगर आपने बीच बीच में पानी पिया तो जैसे आपने कभी ऐसे देखा होगा कि कई लोग खाने में कुछ ना कुछ बचाते हैं, नहीं भी बचाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कई लोग हैं जिन बेचारों को एक टाइम का खाना भी बराबर नहीं मिलता है और भगवान ने हमको इतना सारा कुछ दे रखा है तो उसकी वैल्यू करनी चाहिए, कभी भी हमको नुकसान नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि कभी भी थाली के अंदर रोटी का टुकड़ा रह जाता है या 2-4 राइस रह जाते हैं या सब्जी का एक टुकड़ा रह जाता है और आप बर्तन में थोड़ी देर के लिए पानी डाल के रखते हैं, जैसे मेड आके साफ करे आप, तो वो रोटी का टुकड़ा, सब्जी का टुकड़ा या चावल सब फूल जाते हैं। तो खाने के बीच में पानी पीने से यही सब होता है। अगर आपको जीरा पीसना है, आपको काली मिर्च पीसनी है और कुछ पीसना है तो उसके अंदर हम कभी भी पानी ऐड नहीं करते हैं। पानी ऐड करने से क्या, पानी कहाँ आएगा जूसी वाली चीजों में? तो हमने सॉलिड खाया हुआ है, हमने अन्न भी खाया हुआ है, हमने लिक्विड भी खाया है, सब्जी भी खाई है, तो उसके अंदर इतना सारा पानी नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा, डाइजेशन स्पॉइल होगा। वाटर इज द एनिमी ऑफ फूड इन द स्टमक, हमेशा इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद अगर इमीडिएट आप पानी पिएंगे तो क्या होगा? तो फिर वो जो खाना आपने खाया वो बराबर पचेगा नहीं, और नहीं पचेगा तो क्या होगा, उसका इंडाइजेशन होना पॉसिबल हो जाएगा। खाना खाने के 1 या 2 घंटे के बाद आपको पानी पीना है, आप पी सकते हैं। ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रेम से रहें। धन्यवाद।